हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सॉल्यूशन, और पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स पढ़े थे, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी होता क्या है? Solubility is actually the maximum amount of a substance that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. कितना अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम अमाउंट हम किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो मैं इसमें कितना स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट मिक्स कर सकती हूँ या डिज़ोल्व कर सकती हूँ, वो मेरे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली एबिलिटी टू डिज़ोल्व, एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू गेट डिज़ोल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब जब भी हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंडीशन में अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशन दी जाए और पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन किया जाए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड ले रहे हैं और उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो पा रहा है, कितना सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, मैंने सॉल्ट लिया है, तो मैं कितना सॉल्ट डिज़ोल्व कर पा रही हूँ उस एक ग्लास ऑफ वाटर में, वो मेरी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सो इसीलिए again I am repeating, maximum amount of a substance that can be dissolved in a specified amount of solvent, that is solubility. And it is seen कि जो solubility है, it depends on certain factors like nature of solute, solvent, temperature and pressure. Obviously कौन सा solute dissolve किया जा रहा है, कौन सा solvent है, टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, प्रेशर कितना है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि सॉल्युबिलिटी, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने में मदद करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस को ज़्यादा फोकस देंगे, तो यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। तो पहला जो है, हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे सॉलिड इन अ लिक्विड में। ओके, सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्टेड। तो ये देखा गया है कि जब भी हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो सभी टाइप के सारे सॉलिड सभी लिक्विड्स में डिज़ोल्व हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं अपना एक सॉल्वेंट वाटर लेती हूँ और उसमें मैं शुगर डिज़ोल्व करती हूँ या फिर सॉल्ट डिज़ोल्व करती हूँ, तो वो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली इट विल गेट डिज़ोल्व। बट अगर मैं उसी वाटर में ऑयल डिज़ोल्व करती हूँ, तो क्या वो ऑयल डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में? नो। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव सीन, आपका जो सॉल्वेंट था दैट वाज कॉमन, सेम सॉल्वेंट लिया था, पानी, दोनों कंडीशन में, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सॉल्युबिलिटी डिफर कर रही थी। एक केस में सॉल्ट जो डिज़ोल्व हो जा रहा था और दूसरे केस में ऑयल जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था। तो इट वाज सीन कि जो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, इट मीन्स एक जैसी चीज़ें आपस में घुल मिल जाती हैं। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, एक्चुअली इसमें द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि यू ऑल हैव स्टडीड द नेचर, द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल्स क्रिएट हुए हैं। पोल्स क्रिएट होने का रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहाँ पे दो ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं जिसमें से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, और दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर उससे दूर चला जाता है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाता है। सो आई विल शो हियर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हमारा OH बॉन्ड होता है लाइक दिस। सो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ये इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है एंड हेंस इट अक्वायर्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है. सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स, पोल्स आर getting created. So hence such molecule is called to be as polar molecule. तो जो पोलर मॉलिक्यूल है, इट वाज सीन कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट दिखाते हैं, लाइकिंग दिखाते हैं या डिजोल्व करते हैं. पोलर विल डिजोल्व इन पोलर, वेर एज जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होंगे. इसी वजह से जो सॉल्ट है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट भी पोलर है और वाटर भी पोलर है. सो दोनों डिजोल्व हो जाते हैं. लेकिन ऑयल के केस में ऑयल एक नॉन पोलर कंपाउंड है, वेयर एज वाटर पोलर है. तो नॉन पोलर पोलर के साथ लाइकिंग नहीं करेगा. वेयर एज अगर हम ऑयल को किसी नॉन पोलर कंपाउंड में मिक्स करें लाइक इथेनॉल, तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग लाइक डिजॉल्व्स लाइक. तो आगे बढ़ते हैं. जब हम किसी सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं, जब भी हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालते हैं, जैसे मैंने सॉल्ट को पानी में डाला, तो हम वहाँ पे देखते हैं कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. तो जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज़ डिज़ोल्यूशन. व्हाट इज़ दिस डिज़ोल्यूशन? जब एक सॉल्यूट को, एक सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहा होता है सॉल्यूशन में. इसका मतलब जो पानी में मैंने सॉल्ट डाला है तो वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको सॉल्टी बना रहा है. यानी जो मेरा लिक्विड है, जो मेरा सॉल्यूशन है, दैट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सॉल्टी. मीन्स कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा नमकीन हो रहा है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, वेयर द सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट. सो दैट इज डिसोल्यूशन. ये देखा गया कि साथ में एक और प्रोसेस भी हो रहा होता है. सपोज मैं उसी ग्लास ऑफ वाटर में और एक्स्ट्रा स्पून्स ऑफ सॉल्ट डालती जाती हूँ, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट होता जाएगा, लेकिन साथ साथ एक और प्रोसेस भी कैरी आउट हो रहा होगा जो कि डिसोल्यूशन को अपोज कर रहा होगा, एंड दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. सो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, मैंने जो सॉल्टी वाटर क्रिएट किया है उसमें मैं और सॉलिड पार्टिकल्स जो डाल रही हूँ, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन फेज में हैं, दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जो कि मैं ऐड कर रही हूँ. तो ड्यू टू दिस कोलिजन व्हाट हैपन्स, जो ये पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं सॉल्यूशन में से, एंड हेंस इट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. यानी कि डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्विंग हो रही होती है और साथ साथ उसमें से क्रिस्टलाइजेशन यानी सेपरेशन आउट भी हो रहा होता है. सो दो प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे होते हैं जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं. एक कंडीशन आती है, एक स्टेज आता है जब ये दोनों प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेम रेट में होना शुरू हो जाते हैं. ओके, इसका मतलब जितने पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं लिक्विड में, उतने ही पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बाहर आ जा रहे हैं, सेपरेट आउट हो जा रहे हैं या क्रिस्टलाइज आउट हो रहे हैं. तो दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम. आई होप दिस टर्म इज नोन टू यू ऑल. ग्रेड 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप. So both the processes are they are being carried out at same rate, and hence we call that key equilibrium state has reached, which is known as dynamic. This type of equilibrium is dynamic equilibrium, which is we are seeing in this particular example. इस स्टेज पे जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि वो सॉल्यूशन जहाँ पे वी कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट, जहाँ हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड. more amount of solute cannot be dissolved at a particular temperature and pressure condition. That is saturated solution. क्योंकि जब हम इस equilibrium state को बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो amount of solute concentration है solution में, it remains constant. जो भी तुम्हारा solute है solution में वो constant हो जाता है. Okay? इक्विलिब्रियम स्टेट वेयर बोथ द प्रोसेसेस आर बिकमिंग सेम रेट, सेम हो जा रहा है, यानी कि जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही क्रिस्टलाइज आउट हो जा रहा है. तो जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का वो कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट हो जा रहा है.
सो सच प्रोसेस, अब ऐसे सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट डालें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। सो क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होने वाला है, सो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एंड दिस सॉल्यूशन विल बी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम बात कर रहे हैं इसकी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने कंडीशन चेंज कर दी, अगर मैंने टेम्परेचर सपोज मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या मेरा वो जो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, क्या वो हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली वहाँ पे अब ये डिज़ोल्व हो जाएगा, वो और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगा। दूसरा, अगर मैं वहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दूँ, मैं और पानी उस पर्टिकुलर ग्लास में डाल दूँ, तो क्या वो डिसोल्यूशन प्रोसेस फिर से कैरी आउट होगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाऊँगी? यस, ऑब्वियसली। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ दैट सॉल्यूशन वेयर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस प्रेशर एंड टेम्परेचर वाली कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी विल मूव फर्दर, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको टेम्परेचर और प्रेशर जो कंडीशंस हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि हम सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इसको। जो टेम्परेचर फैक्टर है वो सॉलिड इन अ लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। आप सभी को पता होगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ग्रेड 11 का टॉपिक है। दिस प्रिंसिपल सेज कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेज पे है और इस टाइम पे अगर हम उस सिस्टम में कोई भी चेंज करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं बाय क्रिएटिंग एनी चेंज, सो व्हाट विल हैपन, जो इक्विलिब्रियम है इट विल ट्राई टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन अपोज दैट डिस्टर्बेंस। वो जो चेंज हमने किया है, जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया है, उसको अपोज कर सके, तो ऐसी डायरेक्शन में वो अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। क्योंकि सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को बिगाड़ना नहीं चाहता, डिस्टर्ब नहीं करवाना चाहता। बट अगर कोई भी चेंज हुआ है, कोई भी डिस्टर्बेंस आई है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करेगा, ऐसी डायरेक्शन में ले जाएगा जहाँ पे वो उस चेंज को अपोज कर सके। सो टेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इन टू माइंड, लेट अस मूव फर्दर। अगर सपोज मान लिया, लेट अस अज्यूम कि जो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, डिसॉल्विंग प्रोसेस जो हो रहा है, वो अगर एंडोथर्मिक है। नाउ आई होप एवरीबडी इज लाइक क्लियर विद दिस टर्म एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जहाँ पे हीट एनर्जी यूज्ड अप हो रही है, एंड एक्सोथर्मिक वेयर हीट एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। तो अगर डिसोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक है, यानी हीट एनर्जी यूज्ड अप हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए, डिसोल्यूशन को कैरी आउट कराने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर ऐसी कंडीशन है, तो हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा इस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी में? तो क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगी तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन प्रोसेस वो कैसा है, एंडोथर्मिक, मतलब कि इस प्रोसेस में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ रिक्वायरिंग, वो मांग रहा है हीट एनर्जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी कि हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिस्टम तो खुश होगा उस एनर्जी को लेके। सो इट विल एक्सेप्ट दैट, वो लेगा उस एनर्जी को, एंड इट विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, क्योंकि डिसोल्यूशन यानी कि मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी एडेड हियर, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इट विल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड, लेट अस अज्यूम कि अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करते वक्त हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इट विल डिक्रीज। क्योंकि सिस्टम क्या है, इट डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी बाहर निकलना चाहता है, सिस्टम चाहता है कि उसमें से ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर निकले। लेकिन हम क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को सिस्टम को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या चाहेगा, उस हीट एनर्जी को, नो। तो क्योंकि वो उसे नहीं चाहेगा, तो हमारे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इट विल डिक्रीज। ओके, सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर चेंज के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है? अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक कंडीशन में है तो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर टू नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इट वॉज सीन कि जो प्रेशर होता है इट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. ये देखा गया है कि जो प्रेशर है उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. रीज़न क्या है? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं? दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. आपने पढ़े हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं दे आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, एंड हेंस इनकॉम्प्रेसिबल हैं तो प्रेशर का कोई रोल ही नहीं आएगा. प्रेशर वहीं पे रोल प्ले करेगा जहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी है, एंड दैट इज़ गैस. जब हम गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे देयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एंड which you are going to see in our next video. I hope this video is helpful to you all. और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय.